डायबिटीज होने के बाद अगर आपका वजन कम हो गया है और आप अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो ये 1 वीक इंसुलिन नया लॉन्च हुआ है, ये आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये 1 वीक जो आर्टिफिशियल इंसुलिन है, ये क्या होता है, और जो हमारी बॉडी में नेचुरल इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, और किन लोगों के लिए ये 1 वीक इंसुलिन बेस्ट रहेगा, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लुकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी। और मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट के कारण आज डायबेक्सी अपनी कैटेगरी में डायबेक्सी आटा इंडिया का पहला ऐसा आटा बन गया है विच इज बैक्ड बाय द पब्लिश्ड क्लिनिकल एविडेंस। इसका मतलब क्लिनिकल ट्रायल्स में ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग डायबेक्सी आटे का रेगुलर कंजप्शन करते हैं, उनको ब्लड ग्लूकोज को मैनेज करने में मदद मिलती है। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंसुलिन क्या होता है और इसका हमारी बॉडी में क्या रोल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। तो हमारी बॉडी में लेफ्ट हैंड साइड पे पेंक्रियाज नाम की ग्लैंड है, वहां से ये इंसुलिन हार्मोन पैदा होता है, वहां से रिलीज होता है, और वो इंसुलिन हार्मोन को बना के ब्लड में छोड़ देती है। जो इंसुलिन हार्मोन है ये प्रोटीन का बना हुआ होता है, और प्रोटीन अमीनो एसिड का बना हुआ होता है। तो जो इंसुलिन है वो अमीनो एसिड की एक चेन होती है। तो कैसा दिखता है इंसुलिन, अब इंसुलिन की हम स्ट्रक्चर पे देखते हैं। तो इंसुलिन में जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको 2 अमीनो एसिड की चेन दिखाई दे रही है, ए और बी। तो जो ए है उसमें 21 है और जो बी है उसमें 30 है, और ये दोनों चेन आपस में कनेक्टेड है। ये हो गई इंसुलिन की स्ट्रक्चर। अब इंसुलिन कैसे काम करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पैंक्रियाज से इंसुलिन निकला और वो इंसुलिन ब्लड में आ गया, अब ब्लड में घूमता रहता है। तो ब्लड में इसके 2 मेजर काम है इंसुलिन के। एक तो ये हमारी बॉडी में ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट, मतलब कि बॉडी में जो भी टूट फूट होगी और जो नया होगा बनाने के लिए उसमें इंसुलिन का रोल होता है। तो एक बेसिक लेवल ऑफ इंसुलिन, बेसल इंसुलिन जिसको कहते हैं, ये बेसल इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है कि 24 घंटे हमारी जो बॉडी है, हमारे ब्लड में अराउंड 5 यूनिट के आसपास इंसुलिन हमें 24 घंटे चाहिए, ताकि हमारी बॉडी का बेसिक रिपेयर और ग्रोथ का काम चलता रहे। अगर ये 5 से नीचे जाने लगेगा तो बॉडी का वेट लॉस होना शुरू हो। तो एक तो बेसिक चाहिए जिससे कि हम अपने बॉडी वेट को मेंटेन कर सकते हैं। एक दूसरा इंसुलिन का रोल ये है कि जब हम खाना खाते हैं और खाने में जो ग्लूकोज है, जब वो बॉडी में जाता है, डाइजेशन के बाद वो ब्लड में जाता है, तो ये ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ये इंसुलिन ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर डाल देता है। जो ये वाला जो इंसुलिन है, जो खाने के बाद जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं बोलस इंसुलिन। तो एक तो हो गया ये बेसल इंसुलिन जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है, और एक ये बोलस इंसुलिन जो खाने के बाद की रिक्वायरमेंट है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं ये इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को अंदर डालने में कैसे हेल्प करता है। तो इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो हम ये सेल भी स्ट्रक्चर देखते हैं। आपको ये सेल दिखाई दे रहा है। तो सेल के बाहर आप ये देख रहे हैं रिसेप्शन एरिया हो गया। तो यहाँ पे ये रिसेप्शनिस्ट बैठी है। तो रिसेप्शनिस्ट जो है इसको हम कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी हम कहेंगे इंसुलिन रिसेप्टर। और जो ये रिसेप्शनिस्ट है ऐसे बाहें खोल के इंसुलिन का इंतजार कर रही है। और जो ये इंसुलिन रिसेप्टर है या ये रिसेप्शनिस्ट कहिए, यहाँ से एक बिजली का तार सेल के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, ये एनोलॉजी हम लेके चल रहे हैं। तो जो रिसेप्शनिस्ट है बाहें फैला के इंसुलिन का इंतजार कर रही है। इंसुलिन ब्लड में घूम रहा है क्योंकि पेंक्रियाज से निकला, अभी ब्लड में वो घूम रहा है इंसुलिन। तो इंसुलिन ये रिसेप्शन एरिया देखता है, बाहें खुली हुई है, तो जाके जो इंसुलिन है ये इंसुलिन रिसेप्टर से जाके चिपक जाता है। जैसे ही इंसुलिन रिसेप्टर से चिपकता है, यहाँ पे बिजली पैदा होती है, और ये बिजली के जो तार लगे हुए हैं इसके कारण सेल के अंदर रिएक्शन होने शुरू हो जाती है। 1 2 3 4 ऐसे स्टेप वाइज रिएक्शन पैदा होती है। और सेल के अंदर एक ये ग्लूकोज कैचर है, तो ग्लूकोज कैचर एक्टिवेट हो जाता है और बाहर जाके दूसरी साइड से अपना हाथ निकाल के जो ग्लूकोज है उसको पकड़ पकड़ के अंदर डालना शुरू कर देता है।
तो अब थोड़ी देर में क्या होता है कि सेल में ग्लूकोज आना शुरू हो जाता है। अब सेल के अंदर ग्लूकोज के दो मेजर काम हो सकते हैं। एक तो वो एनर्जी देगा कि अंदर आया, उसने एनर्जी दी, एटीपी रिलीज किया और वो एनर्जी हमारी सेल के अंदर यूज कर ली। और मान लीजिए ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा आ गया तो क्या होगा, तो जो जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज है, एक तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज का कोलेस्ट्रॉल बनाया जा सकता है, उस कोलेस्ट्रॉल को बना के हमारी सेल वापस ब्लड में दोबारा डाल देती है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना उसको ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर दिया और वो ट्राइग्लिसराइड उसने सेल के अंदर ही स्टोर कर लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज कैचर बाहर खड़ा हुआ है और ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के सेल के अंदर डाल रहा है। अब अंदर से सिग्नल आता है कि भाई बहुत ग्लूकोज हो गया, अब हमें ग्लूकोज नहीं चाहिए। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो ये रिसेप्शन एरिया, रिसेप्शनिस्ट, जो ग्लूकोज ये बॉन्ड बना हुआ है, दोनों आपस में चिपके हुए हैं, तो ये जो बिजली का तार है जिससे ये रिसेप्शनिस्ट कनेक्टेड है, इसको जो सेल वाले हैं अंदर पकड़ के खींच लेते हैं। अब जैसे ही अंदर आएंगे तो जो सेल के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, वो इंसुलिन को किल कर देते हैं। इंसुलिन खत्म यहाँ पे। और जो ग्लूकोज कैचर, जो इसका ये हाथ बाहर निकला हुआ था, ये भी अंदर आ जाता है। तो अब बाहर से ग्लूकोज आना बंद हो गया। जो ग्लूकोज अंदर था वो बॉडी थोड़ी देर में यूज कर लेती, या तो एज ए एनर्जी यूज कर लेगी या वो उसको फैट में कन्वर्ट करके यूज करेगी, जो भी उसका काम होगा। अब थोड़ी देर बाद में ग्लूकोज खत्म हो गया सेल में, फिर जो ये रिसेप्शनिस्ट है फिर ये बाहर जाएगी, बाहें फैला के फिर खड़ी हो जाएगी, फिर इंसुलिन का इंतजार करेगी। इंसुलिन आएगा, इससे चिपकेगा, चिपकने के बाद इलेक्ट्रिकल करंट पैदा होगा, अंदर सिग्नल जाएगा, अंदर से ग्लूकोज कैचर बाहर जाएगा, ग्लूकोज को पकड़ के फिर अंदर डालेगा और जो रिएक्शन है ये चलती रहेगी कंटिन्यूसली। इस तरीके से रिएक्शन ये चलती रहेगी। अब कुछ इंसुलिन ऐसा होगा जो ग्लूकोज को एंट्री देने में हेल्प कर रहा है, कुछ इंसुलिन ऐसा भी होगा कि जो कोई काम नहीं कर रहा है, वो ब्लड में घूमते घूमते जाता है और वापस लीवर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि घूमते घूमते हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो एकदम सर्कुलर डायरेक्शन में चल रहा है, तो लीवर के पास जाएगा। तो जैसे ही लीवर के पास में जाएगा वहां पे सिक्योरिटी बैठा हुआ है, तो सिक्योरिटी देखता है अरे इंसुलिन तू यहाँ क्या कर रहा है, वो इंसुलिन को पकड़ के वहां पे किल कर देता है। तो ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो पैनक्रियाज इंसुलिन पैदा करती है वो सिर्फ 15-20 मिनट जिंदा रहता है। जी, जो भी पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करती है वो 15-20 मिनट ही जिंदा रहता है, उसकी लाइफ सिर्फ 15-20 मिनट है। 15-20 मिनट में वो ब्लड में आता है, या तो ग्लूकोज की एंट्री करने में हेल्प करता है, या लीवर के पास बाद में चला जाता है, वहां पे किल हो जाता है, फिर नया इंसुलिन पैदा होता है, 15-20 मिनट में वो भी मर जाता है। मतलब ये समझ लिए जो हमारी पैनक्रियाज है वो कॉन्स्टेंटली इंसुलिन पैदा करती रहती है। तो अब जो नेचुरल इंसुलिन है, अगर मान लीजिए आप इसका इंजेक्शन लगाते हैं किसी पेशेंट को जिसको इंजेक्शन की जरूरत है, तो हर आधे घंटे बाद इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आधे घंटे में तो मर जाता है जो भी इंसुलिन आप बाहर से देते हो। तो बड़ी समस्या हो गई। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा इंसुलिन, एक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया जाए जो 1 हफ्ते तक चले, 1 हफ्ते तक ना मरे। तो इसलिए जो इस टाइप के जो इंसुलिन होते हैं इनको इंसुलिन एनालॉग कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि पनीर एनालॉग, कि पनीर जैसा दिखता है लेकिन पनीर नहीं होता है, ऐसे ही ये इंसुलिन एनालॉग है। ये इंसुलिन जैसा दिखता है, इंसुलिन जैसा काम करता है, पर एग्जैक्टली इंसुलिन नहीं है, नेचुरल इंसुलिन से डिफरेंट है। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। तो इसमें 2 मेजर चेंजेस होते हैं। एक तो जो इसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस है, तो 2-3 जगह इसके अमीनो एसिड हटा के दूसरे वाले अमीनो एसिड लगा देते हो, तो एक तो अमीनो एसिड चेंज होगा। जो इसके जो मेजर चीज है, जो साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है, जो बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि साइंटिस्ट ने इसमें एक फैटी एसिड की पूंछ लगा दी है। जैसे आपने पतंग में देखा हुआ ना, पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए उसमें छोटी सी पूंछ ऐड कर देते हैं तो उसका बैलेंस ज्यादा अच्छा बन जाता है। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने क्या काम किया, जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया है इसमें एक फैटी एसिड वाली पूंछ लगा दी। और ये पूंछ बड़ी काम की चीज है। ये पूंछ लगने से ये जो है 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है। तो वो कैसे जिंदा रहता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड का कंपोजिशन समझते हैं पहले। तो जो ब्लड का कंपोजिशन हम देख रहे हैं ये अप्रोक्सीमेट टाइप का फिगर है। उसमें 10% सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, इस टाइप की चीजें। 8% उसमें प्रोटीन होता है। लेस देन 1% उसमें मिनरल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो ये मिनरल्स हैं ये लेस देन 1% होता है। और लेस देन 1% उसमें फैटी एसिड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ये इस टाइप की जो चीज़ें हैं ये लेस देन 1% है। और जो ग्लूकोज है वो 0.1% होता है मात्र। ध्यान दीजिएगा,
पूरी की पूरी कंपोजिशन में जो सबसे कम चीज़ है वो है ग्लूकोज 0.1%। क्योंकि ग्लूकोज अगर बढ़ता है तो बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, समझिएगा इसको। 0.1 ग्लूकोज नॉर्मल है, 0.2 हुआ तो डायबिटीज हो गई, 0.5 हुआ थोड़ा सा और बढ़ा तो आदमी कोमा में जा सकता है, 0.8 हुआ तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। इसलिए ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रेंज में 0.1 के आसपास रखना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये तो हम सिर्फ ब्लड वर्क देख रहे हैं, पूरी बॉडी का भी चेक कर लीजिए। पूरी बॉडी में 70% पानी है लगभग, ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम ले रहे हैं। 15% मान लीजिए लगभग इसमें प्रोटीन है, 10% के आसपास इसमें फैट होगा, 4% के आसपास इसमें ये सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ये जो मिनरल्स होते हैं ये मिनरल होंगे, और लेस देन 1% हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। तो आप देखें कि पूरी की पूरी बॉडी जो बनी हुई है उसमें कार्बोहाइड्रेट लेस देन 1% है। लेकिन आप अपनी डाइट देखिए, हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें 60 70 80% कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट आदमी की डाइट में। क्यों? क्योंकि जो भी वो मील खाता है उसमें तो गेहूं होगा, चावल होगा, ज्वार होगा, बाजरा होगा, मक्का होगा, कुछ ना कुछ ऐसा अनाज वो खा रहा होगा जिसमें ग्लूकोज नोट जाता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जाता है। अब आप इसका कारण देख लीजिए कि हमारी जो इंडिया में डायबिटीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर हमें हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को पोलियो की तरह भगाना है तो हमें अपनी डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट का रेशो है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। एनीवे, तो ब्लड की कंपोजिशन आप ये प्रोटीन देखा आपने 8% प्रोटीन, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है एल्बुमिन प्रोटीन। ये एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड में घूमता रहता है, और एल्बुमिन प्रोटीन एक ट्रांसपोर्टर है। तो ट्रांसपोर्टर क्या, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एल्बुमिन प्रोटीन को आप एक वीआईपी बस की तरह समझ लीजिए। जो बस है जिसमें वीआईपी पास आपको दिखाना पड़ता है, और आप इस बस में जहां आपको मर्जी हो वहां चढ़ जाइए, जहां मर्जी हो वहां उतर जाइए। और ये वीआईपी बस है तो इसमें वीआईपी सिक्योरिटी होता है, मतलब जो बस के अंदर चला गया उसको कोई नहीं मार सकता, उसको सिक्योरिटी सेफ्टी मिलती है। तो आप यहाँ पे जो साइंटिस्ट ने ये जो इंसुलिन बनाया था जिसमें फैटी एसिड की पूंछ होती है, तो फैटी एसिड की पूंछ जिनके पास में होती है उनके पास वीआईपी पास होता है, और वो लोग इस बस में बैठ सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने जो ये 1 वाला जो इंसुलिन बनाया इसमें फैटी एसिड की पूंछ लगा दी, तो ये जाके अब उस बस में बैठ जाता है। तो अब इसको सिक्योरिटी मिलती है, तो ये हफ्तों तक उस बस के अंदर ट्रेवल कर सकता है, इसको कोई किल नहीं कर सकता। और जो ये बस है इसकी बस की अपनी लाइफ 3 हफ्ते है। तो इसका मतलब अगर आप थ्योरेटिकली सोचें तो एक इंसुलिन जो इसके अंदर बैठ गया वो 3 हफ्ते तक भी बैठा रह सकता है। तो बस के अंदर जो इंसुलिन बैठा है वहां से धीरे धीरे एक एक दो दो इंसुलिन उतरते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। तो ना तो ये लीवर इसको डैमेज कर पाता है, ना ये सेल्स इसको डैमेज कर पाती हैं। तो इसके कारण जो ये साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है कि एक बार इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना है और वो 1 हफ्ते तक आपका इंसुलिन धीरे धीरे रिलीज करता रहेगा। अब हम देखते हैं कि किसको ये यूज़ करना चाहिए, किसके लिए आइडियल हो सकता है। तो हमने ये देखा था कि 2 टाइप की इंसुलिन रिक्वायरमेंट है, एक तो बेसल रिक्वायरमेंट और एक बोलस रिक्वायरमेंट। तो ये जो 1 वाला इंसुलिन है ये बेसल इंसुलिन है, ये बेस मेंटेन करते हैं। बोलस के लिए नहीं कि खाना खाने के बाद उसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तो आपने एक बार लगा दिया तो 1 हफ्ते तक आपको कुछ नहीं लगाना, धीरे 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 वो बेस मेंटेन करता है। तो जो बेस मेंटेन किसको करवाने की जरूरत है उसका पता लगाने का तरीका है कि सी पेप्टाइड का टेस्ट। तो सी पेप्टाइड की वैल्यू अगर 1 से नीचे रहती है तो इसका मतलब कि इंसुलिन ठीक से पैदा नहीं हो रहा है। बेस लेवल अगर इंसुलिन का मेंटेन नहीं होगा तो वजन गिरना चालू हो जाएगा। और दूसरा, जिनका सी पेप्टाइड 1 से ऊपर है, 1.5 है, 2 है, 3 है, तो इसका मतलब वहाँ पे उनकी पैनक्रियाज ठीक काम कर रही है, वहाँ पे उनको बाहर से एक्सटर्नल इंसुलिन की जरूरत नहीं होगी। तो बेस्ट केस सिनेरियो फिट देखते हैं कि किसके लिए ये 1 वाला इंसुलिन मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट है। दूसरा, ये सब समझने से पहले मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इंसुलिन एक ड्रग है जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती है। तो अगर आप ये इंसुलिन यूज़ करना चाहते हैं या कोई और भी यूज़ करना चाहते हैं तो बिना मेडिकल कंसल्टेशन के, बिना डॉक्टर की सलाह के इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम या ज़्यादा डिफरेंट डोज पे इसके और भी कई सारे रिस्पॉन्स हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में इन सब चीज़ों को करना चाहिए। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस से है यहाँ पे। सो अब हम देखते हैं कि कौन बेस्ट कैंडिडेट हो सकता है थ्योरेटिकली जिसको ये 1 इंसुलिन अच्छा काम करेगा। तो मान लीजिए एक केस है जहाँ पे सी पेप्टाइड 1 से नीचे, मान लीजिए थोड़ा सा ही नीचे 0.9 ही है,
अब ये जो कैंडिडेट है, ये कार्बोहाइड्रेट कम करके, डाइट का ग्लूकोज लोड कम करके खाना खाता है, फिर भी इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल नहीं हो रहा है और इसका वजन कंटिन्यूअसली धीरे 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 गिरता जा रहा है। हर महीने थोड़ा थोड़ा सा वजन गिरता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी पेप्टाइड कम है, तो ये बेस लेवल जो इंसुलिन है उसको मेंटेन नहीं कर पा। तो अगर ऐसे कैंडिडेट को इन 1 से वीक इंसुलिन का इंजेक्शन मिल जाए तो 1 हफ्ते तक ये इंसुलिन का इंजेक्शन उसके जो लेवल्स हैं उसको बेस लेवल को मेंटेन करेगा। बेस लेवल मेंटेन होगा तो उसका वजन नहीं गिरेगा। तो ये एक सिनेरियो हमारे समझ में आता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि किसी का 1 है सी पेप्टाइड, तो ये आदमी लो ग्लूकोज लोड डाइट फॉलो करता है, इसका वेट तो मेंटेन है लेकिन इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रहा जो सेम डाइट पे दूसरे लोग कर पा रहे हैं। तो ऐसा कैंडिडेट भी अगर 1 से वीक इंसुलिन वाला इंजेक्शन ले ले तो हो सकता है कि उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाए, क्योंकि उसकी डाइट का ग्लूकोज लोड जो है वो कम है और जो बेस इंसुलिन जो है थोड़ा सा अगर उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करने में हेल्प कर देगा। जो बॉडी की जो डिमांड है उसको मीट करेगा और जो बॉडी के जो रिपेयर और ग्रोथ वाले फंक्शन है उसमें हेल्प करेगा। तो ये 2 टाइप के कैंडिडेट मुझे लगते हैं जिनको ये रिक्वायरमेंट रहेगी और जिनके लिए बहुत अच्छा सूटेबल रहे। अब नेक्स्ट आता है कि डोज कितना देना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि कभी भी जो इंसुलिन की डोजेज है हाई डोज से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि और इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि 1 हफ्ते तक रहता है। अगर आपने हाई डोज 1 दिन लगा ली तो 1 हफ्ते तक हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए कभी भी हाई डोज से शुरू नहीं करना है। तो कैसे इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई 4-5 यूनिट जो है 6 यूनिट जो है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पर डे कि उस 7 डेज के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो मान लीजिए 40 यूनिट के आसपास आपकी रिक्वायरमेंट बैठी, तो आप सबसे पहले इस वाली डोज से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। फिर अगर बढ़ानी भी तो 10-15 यूनिट ऐसे करके आप उसको बढ़ाएं। सडनली ज़्यादा डोज ना लें। तो इसलिए डॉक्टर के साथ एक बार डिस्कस कर लें अपना सी पेप्टाइड का, इंसुलिन लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या चल रहा है, डाइट क्या फॉलो करें। ये चीज़ें जब आप डिस्कस करेंगे तो उसके बाद क्या डोज आपकी होनी चाहिए ये डिटरमाइन करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर आप ऐसी कुछ कंसल्टेशन चाहते हैं, डॉक्टर से डिस्कस करना चाहते हैं, तो डायबेक्सी का ये वाला जो नंबर है इस पे आप इंसुलिन लिख के व्हाट्सअप कर दीजिए। तो यहाँ पे जो डायबिटीज़ कोच हैं वो आपको कॉल बैक करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझेंगे और अगर आपकी रिक्वायरमेंट डॉक्टर से कंसल्टेशन की है तो डॉक्टर से कंसल्टेशन भी वो करा देंगे। देखिए जो 1 से वीक इंसुलिन है ये बहुत बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी है और ये ह्यूमन बीइंग के लिए डायबिटीज़ मैनेजमेंट में ये बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। ये सेलेक्टेड लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो कौन लोग है, एक बार डॉक्टर से आप कंसल्ट करेंगे तो उससे ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई और टॉपिक है जिस पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो टॉपिक आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabexi.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। डायबेक्सी